एक आम नागरिक की कल्पना करते हैं जो सुबह सुबह दुकान पर दूध का पैकेट खरीदने जाता है और अचानक पता चलता है कि दूध के दाम 5 रुपए बढ़ गए हैं। हाँ, और उसी वक्त फोन पर बैंक से मैसेज आता है कि घर की ईएमआई भी महंगी हो गई है। ऐसे में गुस्सा आना तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि ये सब स्थानीय दुकानदारों या ज्यादा से ज्यादा देश की सरकार का किया धरा है। लेकिन मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि उस दूध के पैकेट और ईएमआई का सीधा तार वॉशिंगटन डीसी या जेनेवा के किसी बंद कमरे में लिए गए फैसलों से जुड़ा है। ये सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर जब भी अर्थशास्त्र की बात होती है तो ऐसा लगता है मानो कोई विदेशी भाषा बोली जा रही हो। सही बात है। आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, सीपीआई जैसे भारी भरकम शब्द हवा में उछल रहे होते हैं। तो इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन यही है, इन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करना। और आज जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है उसमें वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के इतिहास से लेकर देश की अर्थव्यवस्था के धड़कन मापने वाले सूचकांकों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। हाँ, ये विश्लेषण ये समझने में मदद करेगा कि दुनिया के बड़े फैसले दैनिक जीवन की आर्थिक वास्तविकता को कैसे तय करते हैं। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आधुनिक वैश्विक वित्त की बुनियाद की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही दिशा है, क्योंकि बिना बुनियाद समझे आज की महंगाई को नहीं समझा जा सकता। इस पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत को समझने के लिए हमें 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में चलना होगा। 1944 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का समय। बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। देशों के पास पैसा नहीं था, व्यापार ठप था और एक दूसरे की मुद्राओं पर कोई भरोसा नहीं बचा था। स्थिति काफी गंभीर रही होगी। बहुत ज्यादा। ऐसे में दुनिया को एक ऐसे वित्तीय ढांचे की जरूरत थी जो देशों को फिर से खड़ा कर सके और विनिमय दरों में स्थिरता ला सके। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की नींव पड़ी। अच्छा। इसके नियम 27 दिसंबर 1945 को लागू हुए और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत उसी दिन से इसका हिस्सा है। मतलब भारत आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये सोचना ही बहुत दिलचस्प है कि एक संस्था जो द्वितीय विश्व युद्ध की राख से पैदा हुई थी, वो आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बनी हुई है। हाँ, और वॉशिंगटन डीसी में बैठे इस संगठन का काम है एक तरह के इमरजेंसी रूम की तरह काम करना। इमरजेंसी रूम? हाँ, जब किसी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए डॉलर या विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, जिसे भुगतान संतुलन संकट कहते हैं, तो आईएमएफ उसे उबारता है। स्रोत सामग्री को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई पुरानी पड़ चुकी संस्था नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देश आज भी इसमें शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। सही कहा। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि इतने दशकों बाद भी इसका विस्तार थमा नहीं है। आज भी देश इस वित्तीय सुरक्षा जाल का हिस्सा बनना चाहते हैं। वर्तमान में आईएमएफ के 191 सदस्य देश है। इसका 190वां सदस्य अक्टूबर 2020 में अंडोरा बना था और अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में लिechtenstein ने 191वें सदस्य के रूप में इसमें प्रवेश किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि चाहे कोई देश कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के इस सुरक्षा कवच की जरूरत महसूस होती ही है। बिल्कुल होती है। वैसे सुरक्षा कवच सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्योंकि खैरात तो कोई नहीं बांटता। स्रोत सामग्री में एक कोटा प्रणाली और एसडीआर या विशेष आहरण अधिकार का जिक्र है। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसकी तुलना एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट लिमिट से की जा सकती है? अच्छा, कैसे? जैसे हम बैंक जाते हैं तो हमारी आय और खर्च करने की क्षमता देखकर हमें एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसकी एक लिमिट होती है। क्या आईएमएफ का कोटा भी ठीक वैसा ही है? अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक क्रेडिट लिमिट की तरह ही काम करता है। आईएमएफ में हर देश का एक कोटा होता है। अब बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट कैसे तय करता है? वो सैलरी और क्रेडिट स्कोर देखता है। उसी तरह आईएमएफ किसी देश का कोटा तय करने के लिए देखता है कि उस देश की जीडीपी कितनी है, वो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कितना खुला है। मतलब उसका व्यापारिक ढांचा कैसा है? हाँ, और वहाँ की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता कितनी है और उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है।
जिसका जितना बड़ा कोटा उसकी क्रेडिट लिमिट उतनी ज्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वोटिंग पावर। बिल्कुल, आईएमएफ में उस देश का मताधिकार यानी वोटिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। भारत की स्थिति यहाँ काफी मजबूत है। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश है, जिसके पास लगभग 2.75% कोटा है। 2.75%। अच्छा, और जब इस कोटे का भुगतान करने की बात आती है तो ये एसडीआर क्या है? मतलब आम भाषा में कहें तो अगर किसी देश को आईएमएफ को पैसा देना है तो क्या उसे सूटकेस में डॉलर भरकर वॉशिंगटन भेजने पड़ते हैं? नहीं नहीं, यहीं पर एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार की भूमिका आती है। इसे समझने के लिए इसे आईएमएफ का अपना एक डिजिटल कूपन या बही खाते की एक एंट्री मान लें। डिजिटल कूपन? हाँ, ये कोई कागजी नोट नहीं है जिसे जेब में रखा जा सके। नियमों के अनुसार देशों को अपने कोटे का 25% हिस्सा इसी एसडीआर में या आईएमएफ द्वारा बताई गई किसी विदेशी मुद्रा में चुकाना होता है। अच्छा, और बाकी का हिस्सा? बाकी का 75% देश अपनी खुद की घरेलू मुद्रा में दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल कूपन यानी एसडीआर की वैल्यू कैसे तय होती है? हाँ, इसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है? इसके लिए एक मुद्रा टोकरी या करेंसी बास्केट बनाई गई है, जिसमें दुनिया की 5 सबसे मजबूत मुद्राएं शामिल हैं। वो 5 मुद्राएं कौन सी हैं? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इन पांचों के बाजार मूल्य के आधार पर रोज एसडीआर की कीमत तय होती है। काफी जटिल प्रक्रिया है। हाँ, और इसी डेटा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की सेहत के आधार पर आईएमएफ अपनी मशहूर विश्व आर्थिक परिदृश्य या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करता है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि आईएमएफ दुनिया की अर्थव्यवस्था का इमरजेंसी रूम है जो देशों को दिवालिया होने से बचाता है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में सिर्फ संकट ही तो नहीं आते, सड़कें बनानी होती हैं, गरीबी दूर करनी होती है, स्कूल और अस्पताल खोलने होते हैं। इसके लिए तो कोई और संस्था होगी, शायद विश्व बैंक समूह। एकदम सही। अगर आईएमएफ इमरजेंसी रूम है तो विश्व बैंक समूह एक डेवलपमेंट एजेंसी या निर्माण करता है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को मिटाना और वहां स्थायी विकास करना है। लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि विश्व बैंक एक ही इमारत है जहाँ से लोन बढ़ते हैं। असल में ये 5 अलग-अलग संस्थानों का एक पूरा समूह है, जिनमें से हर एक का काम बिल्कुल अलग-अलग बटावा है। 5 संस्थान? मुझे तो लगा था बस एक बैंक है जहां देश जाकर लोन का फॉर्म भरते होंगे। इन 5 के बीच काम का बंटवारा कैसे होता है? क्या ऐसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है? जरूर, इसे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहला है आईबीआरडी, जो 1944 में बना। ये मध्यम आय वाले देशों को विकास और पुनर्निर्माण के लिए कर्ज देता है। अच्छा। मान लीजिए भारत को एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है, तो आईबीआरडी इसमें मदद करेगा। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है आईडीए, जो 1960 में बना। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण खिड़की कहते हैं। अगर दुनिया का कोई बहुत ही गरीब देश, जैसे अफ्रीका का कोई मुल्क, अपने यहाँ बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता है, तो आईडीए उसे या तो बिना ब्याज के लोन देगा या फिर सीधा अनुदान दे देगा। मतलब ये सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। हाँ। तीसरा है आईएफसी, 1956। इसका काम सरकारों को नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों को लोन देना है। ओहो, प्राइवेट कंपनियों को भी? बिल्कुल। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी किसी विकासशील देश में सोलर पावर प्लांट लगाना चाहती है, तो आईएफसी उसे पैसा देगा। समझ गए। चौथा है मीगा, 1988। इसका काम बहुत दिलचस्प है। ये राजनीतिक जोखिमों की गारंटी देता है। राजनीतिक जोखिम मतलब? कल्पना कीजिए कि एक कंपनी किसी ऐसे देश में फैक्ट्री लगाना चाहती है जहां कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है या सरकार फैक्ट्री पर कब्जा कर सकती है, तो कंपनी डरेगी। मीगा आकर कहता है, निवेश कीजिए, अगर कुछ राजनीतिक उथल-पुथल हुई तो हम नुकसान की भरपाई करेंगे। ये तो बहुत ही जरूरी सुरक्षा है। हाँ। और पांचवा है आईसीएसआईडी, जो 1966 में बना। अगर उस कंपनी और उस देश की सरकार के बीच कोई कानूनी विवाद हो जाए, तो आईसीएसआईडी एक कोर्ट की तरह उस झगड़े को सुलझाता है। ये तो एक पूरी तरह से काम करने वाला इकोसिस्टम है। कोई देश को बचाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कोई प्राइवेट कंपनियों की मदद करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। जब सड़कें बन गईं, फैक्ट्रियां लग गईं और उत्पादन शुरू हो गया, तो उस सामान को दूसरे देशों में बेचना भी तो होगा।
हाँ, सही कहा। और जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आता है वहां नियम और कायदे भी चाहिए, वरना तो पूरी दुनिया के बाजार में अराजकता फैल जाएगी। और यहीं पे इस ढांचे का तीसरा सबसे अहम हिस्सा तस्वीर में आता है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। जब पैसा और विकास ऋण अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो उनसे पैदा होने वाले व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए WTO एक रेफरी का काम करता है। रेफरी, ये शब्द इसके लिए एकदम सही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि देश व्यापार में मनमानी ना करें और एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। और इसके सदस्य कितने हैं? आज इसके 166 सदस्य हैं और IMF की तरह ही ये भी लगातार बड़ा हो रहा है। अगस्त 2024 में ही कोमोरोस 165वां और तिमोर लेस्ते 166वां सदस्य बना है। अच्छा, अगस्त 2024 में। हाँ, और इससे कुछ समय पहले अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा बना था। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सामग्री में WTO के एक समझौते का जिक्र है, जिसे कृषि पर समझौता या AOA कहते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी सड़क के चौराहे का नियम पढ़ रहा हूँ। इसमें सब्सिडी को 3 बॉक्स में बांटा गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। हाँ, बिल्कुल। क्या इसकी तुलना एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम से की जा सकती है, जो सरकारों को बताता है कि कौन सी आर्थिक मदद उन्हें आगे बढ़ानी चाहिए और किस पर ब्रेक लगाना चाहिए? ट्रैफिक लाइट की एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। WTO को मालूम है कि देश अपने किसानों को सब्सिडी या आर्थिक मदद देना चाहते हैं। सही बात है। लेकिन अगर एक देश अपने किसानों को बहुत ज्यादा पैसा दे दे तो दुनिया के बाजार में उसका अनाज इतना सस्ता हो जाएगा कि दूसरे देशों के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए ये ट्रैफिक लाइट बनाई गई। तो ये ग्रीन बॉक्स क्या है? ग्रीन बॉक्स यानी हरी बत्ती। हाँ। इसका मतलब है कि ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। उदाहरण के लिए, अगर सरकार नई फसलों की रिसर्च पर पैसा खर्च कर रही है या पर्यावरण को बचाने के लिए किसानों की मदद कर रही है, तो उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ, WTO कहता है बढ़िया है, चलते रहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये एम्बर बॉक्स? एम्बर बॉक्स है पीली या लाल बत्ती की तरह। ये वो सब्सिडी है जो सीधा उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जाती है, जैसे खाद पर भारी छूट देना या MSP देना। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, इससे बाजार की कीमतें बिगड़ती हैं, इसलिए WTO कहता है इस पर ब्रेक लगाइए और इसे एक तय सीमा के अंदर रखिए। अगर ग्रीन बॉक्स छूट है और एम्बर बॉक्स में कटौती करनी है, तो फिर ये ब्लू बॉक्स क्या है? ये तो ट्रैफिक लाइट में होता ही नहीं है। सही पकड़ा। ब्लू बॉक्स असल में एम्बर बॉक्स का ही एक बदला हुआ रूप है, जिसमें कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं। कैसी शर्तें? मान लीजिए एक देश के किसान बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे बाजार में दूध की कीमतें गिर गई हैं। सरकार किसानों से कहती है, जानवरों की संख्या कम कर दीजिए या उत्पादन को एक सीमा पर रोक दीजिए, हम इसके बदले पैसा देंगे। अच्छा, उत्पादन रोकने के लिए पैसा। हाँ, चूंकि ये पैसा उत्पादन को सीमित करने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए WTO इसे एम्बर बॉक्स की पाबंदियों से बाहर रखकर ब्लू बॉक्स में डाल देता है, जिस पर फिलहाल कोई रोक टोक नहीं है। ये तो बहुत ही रणनीतिक तरीका है। बिल्कुल। और WTO सिर्फ अनाज और खेती तक सीमित नहीं है। इसमें GATS भी है, जो सॉफ्टवेयर, बैंकिंग जैसी सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। और एक बहुत ही मशहूर समझौता है ट्रिप्स, जो बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा है। ट्रिप्स वही है ना जिसमें पेटेंट और कॉपीराइट आते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक शब्द है भौगोलिक संकेतक या GI टैग। ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? GI टैग इस बात की गारंटी है कि कोई चीज जिस जगह की मशहूर है उसका नाम कोई और चुरा न ले। सबसे बेहतरीन उदाहरण बनारसी साड़ी का है। हाँ, बनारसी साड़ी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। अगर कोई व्यापारी सूरत या मुंबई में बैठकर एक साड़ी बनाता है तो वो उस पर बनारसी साड़ी का लेबल लगाकर दुनिया को नहीं बेच सकता। बनारसी शब्द उस क्षेत्र की पहचान है। समझ गया। ये ट्रिप्स समझौते के तहत उस कला, उस मिट्टी और उस क्षेत्र की पहचान को सुरक्षित करता है। इसके अलावा दवाइयों के फॉर्मूले के लिए पेटेंट, लेखकों की किताबों के लिए कॉपीराइट और कंपनियों के लोगों के लिए ट्रेडमार्क, ये सब ट्रिप्स का ही हिस्सा है। चलिए, वैश्विक नीतियां, वॉशिंगटन और जेनेवा के फैसले बहुत साफ हो गए, लेकिन अब एक कदम पीछे लेते हैं। इन सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों और करारों का मतलब क्या है
अगर ये ना मापा जा सके कि देश के अंदर क्या चल रहा है? सही सवाल है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब WTO के नियम बनते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम तय होते हैं, तो घरेलू स्तर पर एक आम आदमी की जेब और कारखानों के उत्पादन पर क्या असर होता है, ये कैसे मापा जाता है? यहीं पर घरेलू अर्थव्यवस्था के थर्मामीटर काम आते हैं, जिन्हें सूचकांक या इंडेक्स कहते हैं। जब ये मापना होता है कि आम आदमी की जेब पर महंगाई की कितनी मार पड़ रही है, तो सबसे बड़ा पैमाना है CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI। हाँ, इसे एक परिवार के महीने भर के किराने और खर्चे की पर्ची की तरह समझा जा सकता है। ये मापता है कि जो सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं, उनके दाम पिछले साल के मुकाबले कितने बढ़े हैं। और स्रोत सामग्री बताती है कि ये किराने की पर्ची 12 फरवरी 2026 से बदलने वाली है, क्योंकि CPI की एक नई सीरीज लागू हो रही है जिसका आधार वर्ष 2024 कर दिया गया। बिल्कुल। आधार वर्ष को 2024 करने का मतलब है कि अब सारी कीमतों की तुलना 2024 की कीमतों से की जाएगी, यानी 2024 को 100 मान लिया जाएगा। ये अपडेट क्यों जरूरी था? ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ खर्च करने की आदतें बदलती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी जब देश की ब्याज दरें तय करता है, तो वो CPI कंबाइंड का ही इस्तेमाल करता है, जिसमें गांव और शहर दोनों शामिल हैं। तो इस नई 2024 श्रृंखला में खर्चे कैसे बांटे गए? इसमें जरूरतों को 12 श्रेणियों में बांटा गया है। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि इस पूरे सूचकांक में सबसे बड़ा भार लगभग 36.753% सिर्फ खाद्य एवं पेय पदार्थ यानी खाने पीने की चीजों का है। 36.753%, मतलब लगभग 37%। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर बाजार में टमाटर और दालें महंगी होती हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई का सायरन बजने लगता है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा बाकी खर्चे? खाने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, वो करीब 17.665% है, जिसमें घर का किराया, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन आते हैं। इसके बाद करीब 8.796% हिस्सा परिवहन या ट्रांसपोर्ट का है। ये तो पूरे घर का बजट हो गया। हाँ, वैसे सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा कुछ और CPI भी निकाले जाते हैं, जैसे औद्योगिक मजदूरों के लिए CPI IW, जिसका आधार वर्ष 2016 है। अच्छा, मजदूरों के लिए अलग है? हाँ, और कृषि तथा ग्रामीण मजदूरों के लिए भी अलग CPI हैं, जिनका आधार वर्ष 2019 है। ये इसलिए क्योंकि एक IT कर्मचारी और एक खेत में काम करने वाले मजदूर की खर्चे की पर्ची बिल्कुल अलग होती है। ये तो बात हो गई कि जो सामान खरीदा जाता है वो कितना महंगा हुआ, लेकिन अखबारों और बिजनेस न्यूज में अक्सर एक और नाम गूंजता है, WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक। हाँ, WPI। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सूचकांक मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। WPI में सेवाओं को शामिल ही नहीं किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में सेवाओं का जैसे IT, बैंकिंग का इतना बड़ा हिस्सा है, तो क्या ये सूचकांक आधी ही तस्वीर नहीं दिखाता? ये एक बहुत ही पैनी नजर है और तकनीकी रूप से ये बिल्कुल सही है कि ये आधी तस्वीर है। लेकिन WPI से सेवाओं को बाहर रखने के पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक और ऐतिहासिक कारण है। वो क्या है? WPI का मतलब है होलसेल प्राइस यानी थोक भाव। ये उस कीमत को मापता है जिस कीमत पर कारखानों से भारी मात्रा में माल निकलता है या थोक मंडियों में बिकता है। अब आप खुद सोचिए, एक सॉफ्टवेयर कोड या एक डॉक्टर की फीस का थोक भाव क्या होगा? ये बात तो है। क्या सेवाओं को ट्रकों में लादकर मंडी में बेचा जा सकता है? नहीं। इसलिए WPI केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित है। इसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहते हैं और ये बताता है कि उत्पादकों या कारखानों के स्तर पर लागत कितनी बढ़ रही है। तो अगर हम सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलने वाले सामान की बात करें, तो इस WPI में सबसे ज्यादा महत्व किस चीज को दिया जाता है? WPI में सबसे बड़ा हिस्सा विनिर्मित उत्पादों का है, जो करीब 64.23% है। मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। हाँ, इसके बाद कच्चा माल या प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, जिनका भार लगभग 22.62% है, और पेट्रोल, डीजल या ईंधन और बिजली का हिस्सा करीब 13.15% है। और खाने पीने की चीजें? इसमें भी एक खाद्य सूचकांक अलग से होता है, जिसका कुल भार लगभग 24.38% है, जो खेती और फैक्ट्रियों में बनने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों को ट्रैक करता है। महंगाई की पूरी तस्वीर साफ हो गई,
रिटेल के लिए सीपीआई और फैक्ट्री के लिए डब्ल्यूपीआई। लेकिन कोई देश सिर्फ कीमतों पे तो नहीं चलता, ये भी तो जानना होगा कि फैक्ट्रियों में असल में सामान बन कितना रहा है। बिल्कुल। क्या इसके लिए भी कोई सूचकांक है जो कीमत की बजाय मात्रा मापता हो? एकदम सही सवाल। कीमतों के बाद बारी आती है उत्पादन की मात्रा नापने की, और इसके लिए आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का इस्तेमाल होता है। इसे किसी फैक्ट्री के डिस्पैच रजिस्टर की तरह माना जा सकता है। डिस्पैच रजिस्टर? हाँ, जो ये गिनता है कि फैक्ट्री से कितने डब्बे बाहर निकले, चाहे उनकी कीमत जो भी हो। इसका आधार वर्ष भी 2011-12 है। इसमें सबसे ज्यादा जोर विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग पर है, जो लगभग 77.63% हिस्सा घेरता है। काफी बड़ा हिस्सा है ना? आईआईपी में 8 कोर उद्योगों का एक बहुत ही विशेष स्थान है। ये वे उद्योग हैं जिन पर पूरे देश का ढांचा टिका है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। अच्छा, ये बुनियादी चीजें हैं। हाँ, पूरे आईआईपी सूचकांक में सिर्फ इन 8 उद्योगों का संयुक्त भार 40.27% है। अगर ये कोर सेक्टर धीमा पड़ता है तो समझ लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी। और जब कारखानों में माल बनता है, बाजार में बिकता है और महंगाई नियंत्रण में रहती है, तो निवेशकों का चेहरा खेल उठता है। और उस खुशी या भरोसे को मापने का पैमाना है शेयर बाजार का सेंसेक्स। बिल्कुल। बीएसई का ये इंडेक्स, जिसका आधार वर्ष बहुत पुराना है, यानी 1978-79 है, देश की 30 शीर्ष कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन पर आधारित है। ये रोज बदलता है और बताता है कि अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर बाजार कितना आशावान है। अगर हम इस पूरे विज्ञान को व्यापक संदर्भ में देखें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, ये सारा डेटा, ये सारे सूचकांक सिर्फ पन्नों पर छपे उबाऊ नंबर नहीं है। हाँ, इनका सीधा असर होता है। मुद्रास्फीति या महंगाई कोई किताबी शब्द नहीं है। ये एक दीमक की तरह है जो जेब में रखे पैसों की क्रय शक्ति को चुपचाप कम कर देती है। अगर आज 100 रुपए का एक नोट है और महंगाई 5% बढ़ गई, तो वो नोट दिखने में तो 100 का ही रहेगा, लेकिन उसकी ताकत 95 रुपए की रह जाएगी। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। इसीलिए इन सूचकांकों का निर्माण बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। बिल्कुल। अगर थर्मामीटर ही खराब हो तो डॉक्टर सही इलाज कैसे करेगा? इन सूचकांकों को बनाते समय किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है? सबसे पहली शर्त है एक स्पष्ट आधार वर्ष का होना, और यह साल सामान्य होना चाहिए। सामान्य का मतलब ऐसा साल नहीं होना चाहिए जब देश में सूखा पड़ा हो या कोई महामारी आई हो। दूसरी बात, आधार वर्ष वर्तमान समय से बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। इसीलिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हर 5 साल में इन सूचकांकों को अपडेट किया जाना चाहिए। और डेटा कहाँ से आता है? तीसरी सबसे जरूरी बात यही है, जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो बहुत ही शुद्ध और कई स्तरों पर सत्यापित होना चाहिए। सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते। सर्वेक्षण, ऑनलाइन डेटा सब मिलाए जाते हैं। ये डेटा आम इंसान की जिंदगी को कितनी गहराई से छूता है, इसका एक बड़ा उदाहरण महंगाई भत्ता है। अगर सरकार सीपीआई का डेटा गलत निकाल दे तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके हक का पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मजदूरी, पेंशन और वास्तविक आय का पूरा गणित इन्हीं सूचकांकों के कंधों पे टिका है। एक गलत नंबर और पूरी आर्थिक नीति पटरी से उतर सकती है। इस सफर पर नजर डालें तो हमने कितनी दूरी तय कर ली है। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के खंडहरों से निकलकर आईएमएफ की क्रेडिट लिमिट तक, विश्व बैंक के विकास प्रोजेक्ट से लेकर डब्ल्यूटीओ की व्यापारिक ट्रैफिक लाइट तक। सही बात है। और वहां से होते हुए देश के अंदर, जहां सीपीआई घर के राशन का बिल बताता है और आईआईपी कारखानों का उत्पादन मापता है, ये पूरी तस्वीर समझाती है कि वैश्विक फैसले और घरेलू नीतियां कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। इस पूरी चर्चा से खासकर सूचकांकों को अपडेट करने की इस व्यवस्था से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हमने देखा कि सीपीआई या आईआईपी जैसे सूचकांकों का आधार वर्ष कम से कम हर 5 साल में अपडेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज की दुनिया की रफ्तार देखिए। तकनीक और उपभोग की आदतें रातों रात बदल रही हैं। ये बात तो सच है। जो एप्स, जो डिजिटल सेवाएं या जो गैजेट्स आज खर्च का बड़ा हिस्सा है, हो सकता है 5 साल पहले उनका वजूद भी न रहा हो। क्या ये अजीब नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था के नियमों के तहत कोई ऐसा शेयर बेचना पूरी तरह से कानूनी है जिसे किसी ने कभी खरीदा ही नहीं हो? हाँ, मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी जादू या धोखे जैसा लगता है। बिल्कुल।
या फिर ये सोचिए कि जब पूरा देश एक भयंकर मंदी में डूब रहा हो, फैक्ट्रियां बंद हो रही हो, तब भी महंगाई रॉकेट की तरह आसमान छू सकती है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी पहेली है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मंदी है तो चीजें सस्ती होनी चाहिए। सही कहा। और अक्सर अर्थशास्त्र की ये बातें अखबारों के पन्नों पर किसी विदेशी और उबाऊ भाषा की तरह लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाला एक बहुत ही रोमांचक कोड है। एकदम सही। और इसी कोड को डिकोड करना बहुत जरूरी है। शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग नीतियों और भारत के आर्थिक इतिहास से जुड़े दस्तावेजों का एक काफी विशाल संग्रह है। हमारा लक्ष्य केवल परिभाषाएं रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। बिल्कुल, क्योंकि अर्थशास्त्र की ये भाषा केवल किताबी सिद्धांत नहीं है। इसके नियम असल में ये तय करते हैं कि दुनिया का पैसा किस दिशा में बहेगा। हाँ, और जब हम इन दस्तावेजों के अंदर जाते हैं ना, तो सबसे पहले एक बुनियादी तस्वीर उभरती है। एक देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कैसे जुड़ती है। सही बात है। और यहीं पर बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था की अवधारणा सामने आती है। वैसे आज के वैश्वीकरण के दौर में पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज व्यवहारिक रूप से बची नहीं है। मतलब कोई भी देश आज एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। खुली अर्थव्यवस्था का सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशों से शुद्ध कारक आय, जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या NFIA कहते हैं, वो कितनी आ रही है। NFIA। हाँ, यही वो आंकड़ा है जो ये तय करता है कि किसी देश की GDP और GNP के बीच कितना बड़ा अंतर होगा। ठीक है, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मतलब सारा ध्यान इस बात पर है कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर क्या बन रहा है और देश के लोग दुनिया भर से कितना पैसा वापस घर ला रहे हैं, है ना? एकदम सटीक। इसी से जुड़ा एक विचार इन दस्तावेजों में मुझे बहुत ही चौंकाने वाला लगा। ये सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक है जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, लेकिन वो पिछले 5 साल से अमेरिका में रह रहा है, वहीं नौकरी कर रहा है, तो अर्थशास्त्र की नजर में वो भारत का निवासी नहीं है। जी हाँ, वो नहीं है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि नागरिकता और निवासी होने में इतना बड़ा तकनीकी फासला है? मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि पासपोर्ट मतलब आप वहीं के निवासी हैं। तकनीकी फासला इसलिए है क्योंकि देखो, अर्थशास्त्र भावनाओं या पासपोर्ट के रंग पर काम नहीं करता। ये पूरी तरह से पैसे के गुरुत्वाकर्षण पर काम करता है। पैसे का गुरुत्वाकर्षण, ये अच्छा शब्द है। हाँ, मतलब सामान्य निवासी तय करने का एक ही पैमाना है। ये देखना कि उस व्यक्ति का आर्थिक हित किस भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है। यानी वो कहाँ कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है। बिल्कुल, वो कहाँ कमा रहा है, कहाँ निवेश कर रहा है। उस भारतीय नागरिक की आर्थिक गतिविधियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं, है ना? हाँ, क्योंकि वो वहीं के बाजार में सामान खरीद रहा होगा। सही कहा। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वो वहीं का निवासी माना जाएगा। इसी तरह GDP की गणना में हर उस गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लेन देन सिर्फ पैसे का ट्रांसफर होते हैं। हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट्स इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसे सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है या छात्रों को स्कॉलरशिप बांटती है। ऊपरी तौर पर देखने पर तो यही लगता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में पैसा डाला है। लगता है, पर अर्थशास्त्र उसे उत्पादन नहीं मानता। वही तो फिर इसे उत्पादन का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यहाँ पैसे का केवल एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण हुआ है, बिना किसी नई सेवा के। कोई नई चीज नहीं बनी। बिल्कुल। राष्ट्रीय आय या GDP को बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि उस पैसे के लेन देन के बदले कोई नई वस्तु या नई सेवा पैदा हो। पेंशन या स्कॉलरशिप के मामले में कोई नया उत्पादन नहीं होता। मतलब ये सिर्फ टैक्स के रूप में इकट्ठा किए गए पैसे का एक तरह से पुनर्वितरण है। एकदम सही। इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ने से एक ही पैसे की 2 बार गिनती हो जाएगी, जिसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं। यह स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था का चक्का तभी घूमता है जब कुछ नया बनता है, और जब ये चक्का घूमता है तो इसके कई दौर आते हैं जिन्हें हम आर्थिक चक्र कहते हैं। हाँ, बूम और बस्ट का चक्कर। दस्तावेजों में महामंदी, मंदी और तेजी का जिक्र है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ।
अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक कार मान लें, ठीक है। तो जब उत्पादन, रोजगार और मांग चरम पर होते हैं, यानी बूम का दौर, तो वो ऐसा है जैसे कार फुल स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही हो। बिल्कुल एकदम स्मूथ। फिर आती है मंदी या रिसेशन। ये ऐसा है जैसे अचानक किसी ने ब्रेक लगा दिया हो, गाड़ी धीमी हो गई है। लेकिन इन दस्तावेजों में सबसे खतरनाक स्थिति स्टैगफ्लेशन को बताया गया है। स्टैगफ्लेशन, ये अर्थशास्त्रियों का सबसे बुरा सपना है। हाँ, अगर मैं अपनी उसी कार वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करूं, तो स्टैगफ्लेशन ऐसा है जैसे वो कार एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसी है। गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब आर्थिक विकास रुका हुआ है। और बेरोजगारी चरम पर है। हाँ, लेकिन उसी जाम में फंसे हुए ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से पैर रखा हुआ है और इंजन बुरी तरह जल रहा है। मतलब महंगाई भयानक गति से बढ़ रही है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये एनालॉजी इस जटिल तंत्र को बहुत सटीक ढंग से समझाती है। क्योंकि आमतौर पर जब मंदी आती है तो चीजें सस्ती होती हैं, है ना? बिल्कुल, आमतौर पर मंदी के समय मांग कम होती है, इसलिए कीमतें भी गिरती हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जो पारंपरिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। एकदम खिलाफ है। ये पारंपरिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को चुनौती देता है और दस्तावेजों में एक और भ्रम को तोड़ा गया है। कौन सा भ्रम? अक्सर महामंदी या डिप्रेशन का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि हर चीज की कीमत कौड़ियों के भाव हो गई होगी। 1929 की महामंदी की तस्वीरें याद आ जाती हैं। हाँ, लेकिन महामंदी को मापने की अनिवार्य शर्त केवल कीमतों का गिरना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका असली पैमाना ये है कि आय, रोजगार और समग्र मांग में कितनी गहरी और लंबी गिरावट आई है। ये एक ढांचागत पतन होता है। समझ गई। अब सवाल ये उठता है कि जब अर्थव्यवस्था की इस कार का इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा कौन करता है? ये काम केंद्रीय बैंक का होता है। हाँ, जैसे भारत में अपना रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीतियां। बाजार में हमेशा रिवर्स रेपो दर और बैंक दर की चर्चा रहती है। बिल्कुल, केंद्रीय बैंक एक तरह से अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कक्ष है। जब बाजार में बहुत ज्यादा तरलता या लिक्विडिटी आ जाती है, मतलब लोगों के हाथों में बहुत पैसा आ जाता है। हाँ, और जब पैसा ज्यादा होता है तो मांग बढ़ती है और महंगाई बेलगाम होने लगती है। इसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर का इस्तेमाल करता है। ये दर काम कैसे करती है? ये वो ब्याज दर है जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपना पैसा उसके पास रखने के लिए देता है। अच्छा, तो रिजर्व बैंक एक तरह से बैंकों को लालच देता है कि पैसा बाजार में मत बांटो, मुझे दे दो। बिल्कुल, इस दर को बढ़ाकर रिजर्व बैंक बाजार से अतिरिक्त पैसे को एक तरह से सोख लेता है। बैंकों के पास बाजार में लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। और इससे अंततः महंगाई पर लगाम लगती है। यही कारण है कि जब रिजर्व बैंक ये कदम उठाता है तो अचानक हमारे होम लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। हाँ, असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और दर का जिक्र है, बैंक दर। आम धारणा ये है कि इसी दर पर बैंकों को आम जनता को लोन देना होता है। क्या ये सही है? ये एक बहुत ही आम भ्रम है। बैंक दर वो दर नहीं है जिस पर खुदरा ग्राहकों को लोन मिलता है। तो फिर ये क्या है? ये वो मानक दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों को खरीदता है या उन्हें फिर से डिस्काउंट करता है। मतलब ये बैंकों के आपस के लेन देन की बात है। ये बैंकों के लिए लंबी अवधि के वित्त पोषण का एक साधन है। सीधे तौर पर आम जनता के लोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, मौद्रिक नीतियों से एक और शब्द जुड़ा है जो अक्सर लोगों को डराता है, घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये एक भारी शब्द है। हाँ, जब कोई सुनता है कि सरकार घाटे में चल रही है और उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि सरकार ने चुपचाप नोट छापने की मशीनें चालू कर दी हैं। क्या घाटे को पूरा करने का मतलब सिर्फ अंधाधुंध नए नोट छापना है? ये एक बहुत ही खतरनाक विचार है और सौभाग्य से ऐसा नहीं होता। वर्तमान व्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब सीधे तौर पर नए नोट छापना नहीं है। शुक्र है। तो फिर वे पैसा लाते कहाँ से हैं? देखो, मुद्रा छापना रिजर्व बैंक का विशेषाधिकार है और ये एकदम अंतिम उपाय होता है। सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधारी लेती है। सरकारी प्रतिभूतियों, जिन्हें हम जीसेक कहते हैं, वो जारी करती है या फिर जनता की लघु बचत योजनाओं का उपयोग करती है ना? बिल्कुल। अगर सरकार अंधाधुंध नोट छापने लगे तो अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आ जाएगा कि मुद्रा का मूल्य ही गिर जाएगा और फिर बेतहाशा महंगाई आ जाएगी। हाँ, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जिम्बाब्वे या वेनेजुएला जैसे देशों में हमने ये देखा है। सही कहा।
इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जिनसे केंद्रीय बैंक बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है, जैसे साख संकुचन या क्रेडिट स्क्वीज। ये एक महत्वपूर्ण टूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकों ने लोन देना पूरी तरह बंद कर दिया है, बल्कि उन्होंने लोन लेने की शर्तें इतनी सख्त कर दी हैं कि केवल सबसे सुरक्षित और जरूरी प्रोजेक्ट्स को ही पैसा मिले। हाँ, जोखिम कम करने के लिए। और एक और बड़ा हथियार है विमुद्रीकरण, यानी डिमोनेटाइजेशन। मतलब किसी मौजूदा मुद्रा का कानूनी दर्जा अचानक खत्म कर देना। लेकिन इन घरेलू नीतियों के साथ साथ पैसे का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह भी तो है। स्रोत में नोस्ट्रो खाते का जिक्र है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। नोस्ट्रो खाता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है। ये नोस्ट्रो दरअसल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हमारा। हमारा खाता। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां घरेलू बैंक विदेशी देश में उसी देश की मुद्रा में अपना खाता रखता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, हाँ, लेकिन उसका ज्यादातर व्यापार न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है। तो हर बार रुपए को डॉलर में बदलने के झंझट से बचने के लिए वो न्यूयॉर्क के किसी बैंक में एक लॉकर या खाता खोल लेता है बिल्कुल। जिसमें सिर्फ डॉलर रखे जाते हैं, हाँ। ताकि वहां के लेन देन चुटकियों में हो सके। बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है। और जब हम दिल्ली से न्यूयॉर्क के लेन देन की बात कर ही रहे हैं, तो ये सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो सबसे बड़े पैमानों की ओर इशारा करता है। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, तुलन यानी बीओटी। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। व्यापार संतुलन या बीओटी तो सीधा सा गणित लगता है। हमने कितने माल या वस्तुओं का निर्यात किया और कितने का आयात किया, बस उसका अंतर। हाँ, ये बस एक हिस्सा है, लेकिन भुगतान संतुलन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो बीओपी में और क्या आता है? भुगतान संतुलन एक पूरी बैलेंस शीट है। इसमें सिर्फ माल नहीं, बल्कि सेवाएं, विदेशी निवेश, ऋण और यहाँ तक कि विदेशों से आने वाला रेमिटेंस, सब कुछ शामिल होता है। मतलब ये एक देश का दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ होने वाले हर एक आर्थिक लेन देन का संपूर्ण सांख्यिकीय विवरण है। एकदम सही, ये पूरी तस्वीर दिखाता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब किसी देश का निर्यात गिर रहा होता है, तो अक्सर एक शब्द बहुत उछाला जाता है, अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। हाँ, अपनी मुद्रा को कमजोर करना, जानबूझकर अपनी ही मुद्रा की कीमत डॉलर या अन्य मुद्राओं के मुकाबले कम कर देना। सुनने में ये किसी जादुई छड़ी जैसा लगता है कि अपनी मुद्रा सस्ती करो और रातों रात दुनिया भर में आपका निर्यात आसमान छूने लगेगा। सिद्धांत रूप में ये सच है कि मुद्रा सस्ती होने से विदेशी खरीदारों के लिए आपका सामान सस्ता हो जाता है, लेकिन ये कोई स्वचालित जादू नहीं है। मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, लेकिन आपके देश में बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता ही खराब है, तो कोई सस्ता होने पर भी नहीं खरीदेगा। सही कहा। या फिर दुनिया भर में गहरी मंदी छाई हुई है और किसी के पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में मुद्रा सस्ती होने के बावजूद निर्यात नहीं बढ़ेगा। और अवमूल्यन से आयात बहुत महंगा हो जाता है ना, जो हमारे देश में घरेलू महंगाई को जन्म दे सकता है। एकदम। तेल और मशीनरी महंगी हो जाएगी। यानी अवमूल्यन तभी काम करेगा जब बाजार में आपके उत्पादों के लिए मजबूत मांग हो। और मांग की बात करें तो दस्तावेजों में व्युत्पन्न मांग या डिराइव्ड डिमांड का जो सिद्धांत है, वो बाजार की पूरी चेन रिएक्शन को स्पष्ट करता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में ईंटों का उदाहरण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ शौक के लिए ईंटें नहीं खरीदता। ईंटों की मांग केवल इसलिए पैदा होती है क्योंकि बाजार में मकान बनाने की मांग है। मकान, ऑफिस या कोई भी कंस्ट्रक्शन। अगर रियल एस्टेट बूम पर है तो अपने आप ईंट, सीमेंट और स्टील की मांग बढ़ जाएगी। और ये मांग उत्पादकों को उत्पादन जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वे कब तक उत्पादन करेंगे? यहाँ समविच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट की अवधारणा आती है। ब्रेक इवन पॉइंट, जहां न फायदा हो रहा है न नुकसान। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में यह वो सटीक बिंदु है जहां किसी व्यवसाय की कुल कमाई उसकी कुल लागत के बिल्कुल बराबर होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बिंदु पर व्यवसाय केवल अपना अस्तित्व बचाए रखता है। वो न्यूनतम सीमा है जिस पर कोई फर्म बाजार में टिकी रह सकती है। इससे नीचे गए तो ताला लगाना पड़ेगा। इन सब भारी औद्योगिक बातों के बीच एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा, प्राइमरी गोल्ड। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? जब भी सोने की बात होती है तो दिमाग में 24 कैरेट शुद्ध सोने के चमकते हुए सिक्कों या जेवरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन आर्थिक परिभाषा के अनुसार
प्राइमरी गोल्ड का मतलब सोने की शुद्धता से नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सोने का वो भौतिक रूप जो अभी तक अंतिम उत्पाद नहीं बना है, जैसे सोने की सिल्लियां, तार या स्लैब। मतलब रूप तय करता है कि अर्थशास्त्र उसे क्या नाम देगा। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि वाणिज्यिक और वित्तीय दुनिया में परिभाषाएं कितनी विशिष्ट होती हैं। बहुत स्पेसिफिक। और ये विशिष्टता हमें उस बाजार की ओर ले जाती है जहां ये सारा पैसा, निवेश और नीतियां व्यक्तिगत स्तर पर आपस में टकराती हैं। आप शेयर बाजार की बात करें? जी हाँ, शेयर बाजार। शेयर बाजार के बारे में लोग मानते हैं कि अगर आपके पास डीमैट खाता है तो आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है। पूरी तरह से आधी। डीमैट खाता केवल आपकी इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी है जहां शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। उन शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए उस तिजोरी का एक दरवाजा चाहिए, जिसे ट्रेडिंग खाता कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। एकदम सही। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है शॉर्ट सेलिंग। शुरू में मैंने कहा था कि ऐसा शेयर बेचना जो आपने कभी खरीदा ही नहीं। एक मिनट, अगर मैंने शेयर हवा में बेचा है और मुझे उसे वापस खरीद कर ही सेटल करना है, तो इसमें मेरा फायदा कैसे हुआ? ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये शुद्ध जुआ नहीं है? ये जुआ लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। शॉर्ट सेलिंग तब की जाती है जब किसी ट्रेडर को लगता है कि किसी शेयर की कीमत भविष्य में गिरने वाली है। मतलब वो पहले से भांप लेता है। हाँ, वो आज उस शेयर को ऊंचे दाम पर उधार लेकर बेच देता है। जब कुछ दिन बाद शेयर की कीमत गिर जाती है तो वो उसे सस्ते दाम पर वापस खरीदता है, उधार चुकाता है और बीच का मार्जिन उसका मुनाफा बन जाता है। लेकिन अगर शेयर की कीमत गिरने के बजाय बढ़ गई तो? तब तो उसे महंगे दाम पर खरीद कर वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर तो नुकसान की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि शेयर की कीमत तो कितनी भी ऊपर जा सकती है। एकदम सही कह रही हैं आप। यही कारण है कि ये बेहद जोखिम भरा है और इसीलिए भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बिना ये सुनिश्चित किए शेयर नहीं बेच सकते कि सेटलमेंट के समय आपके पास डिलीवरी देने के लिए शेयर मौजूद होंगे। ये बाजार को सट्टेबाजों के हाथों पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने का एक सुरक्षा तंत्र है। ये तो बहुत जरूरी नियम है। इसी तरह के सुरक्षा तंत्र इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी बनाए गए हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर किसी कंपनी के सीईओ को पता है कि कल कंपनी का दिवाला निकलने वाला है और वो इस अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना यानी यूपीएसआई का फायदा उठाकर अपने सारे शेयर पहले ही बेचते, तो ये बाकी निवेशकों के साथ सीधा धोखा है। ये एक तरह की चोरी है और जहां इस तरह के कड़े नियम नहीं होते वहां ग्रे मार्केट पनपता है। ग्रे मार्केट जैसे आईपीओ से पहले वाला बाजार? जी हाँ, किसी कंपनी के आईपीओ के शेयर आधिकारिक तौर पर एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ही जिस अनौपचारिक बाजार में प्रीमियम पर खरीदे और बेचे जाते हैं उसे ग्रे मार्केट कहते हैं। और एक बार जब शेयर बाजार में आ जाते हैं तो उनके व्यवहार को लेकर भी दो शब्दों में अक्सर भ्रम होता है, सक्रिय शेयर या मोस्ट एक्टिव शेयर्स और वॉलेटाइल शेयर। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। एक सक्रिय शेयर वो है जिसमें कारोबार की मात्रा बहुत अधिक है, लोग उसमें लगातार खरीद बिक्री कर रहे हैं, इसलिए उसमें तरलता ज्यादा है। तो फिर वॉलेटाइल शेयर क्या है? क्या वो सक्रिय नहीं होता? हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी का सीधा संबंध कीमत के उतार चढ़ाव से है। अच्छा, कीमत से। हाँ, अगर किसी शेयर की कीमत कुछ ही घंटों या दिनों में बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है तो वो वॉलेटाइल है। एक सक्रिय शेयर बहुत स्थिर भी हो सकता है। मतलब उसमें सौदे बहुत हो रहे हैं पर कीमत वहीं की वहीं है। बिल्कुल। जबकि एक वॉलेटाइल शेयर में भले ही कम सौदे हों, लेकिन उसके दाम में भारी उछाल या गिरावट आ सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब जब हम बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शेयर बाजार के इस पूरे जटिल जाल को देखते हैं, तो एक बात साफ है, ये सारे नियम रातों रात आसमान से नहीं टपके। बिल्कुल नहीं, इनके पीछे एक लंबा इतिहास है। भारत के आर्थिक इतिहास के दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हर एक नियम, हर एक सुधार के पीछे दशकों का संघर्ष और कई महत्वपूर्ण समितियों का काम रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन ऐतिहासिक समितियों का सफर दरअसल भारत की बदलती प्राथमिकताओं का सफर है। वो कैसे? शुरुआत में हमारा ध्यान बुनियादी अस्तित्व पर था। 1960 की महालनोबिस समिति को देखिए, जो आय वितरण और लोगों के रहन सहन के स्तर को समझने के लिए बनी थी।
और फिर 2005 की सुरेश डी तेंदुलकर समिति, जिसने गरीबी रेखा के आकलन के तरीकों को नया रूप दिया। हाँ, लेकिन 1991 के आते-आते अर्थव्यवस्था का पूरा परिदृश्य बदल गया। 1991 का साल तो वैसे भी भारत के लिए बहुत अहम था। उदारीकरण का दौर। एकदम। 1991 में आई नरसिंहम समिति ने तो पूरे बैंकिंग सेक्टर की काया पलट कर दी। 1991 से पहले बैंक एक तरह से सरकार की तिजोरी बने हुए थे, जहां कड़े नियमों के कारण प्रतिस्पर्धा ना के बराबर थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। नरसिंहम समिति ने ही बैंकिंग को उदारीकरण करने, ब्याज दरों को लचीला बनाने और इस पूरे सिस्टम को वैश्विक मानकों पर लाने की नींव रखी। और जब व्यवस्था खुलती है तो कमियां भी सामने आती हैं। 1992 के कुख्यात प्रतिभूति घोटाले के तुरंत बाद जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। हर्षद मेहता वाला स्कैम। जी हाँ, यह पता लगाने के लिए कि शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम के बीच की खामियों का फायदा उठाकर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को संतुलित करने के लिए सरकारी आयोग बना। और यहाँ तक कि बैंकों में ग्राहकों की सुविधा बेहतर करने के लिए गोएपोरिया समिति का गठन किया गया। मतलब हर छोटी बड़ी चीज के लिए एक समिति। इसका मतलब है कि गरीबी मापने से लेकर बैंकों को आधुनिक बनाने और शेयर बाजार के घोटालों को रोकने तक आज हम जिस मजबूत आर्थिक मशीनरी को देखते हैं, वो इन समितियों द्वारा सुझाई गई एक एक ईंट से बनी है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र स्थिर नहीं है, ये नई तकनीकों और नई वैश्विक चुनौतियों के साथ हर दिन विकसित हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक आम इंसान के बैंक खाते से कटने वाली ईएमआई से लेकर देश के रिजर्व बैंक के फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान संतुलन तक सब कुछ एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत आर्थिक धागे से बंधा हुआ है। लेकिन इस व्यवस्था के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जो दस्तावेजों में मौजूद दो अलग-अलग अवधारणाओं के टकराव से पैदा होती है। हाँ, कौन सी चुनौती? एक तरफ है हॉट मनी और दूसरी तरफ है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हॉट मनी यानी वो विदेशी पूंजी जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ त्वरित लाभ कमाने के लिए बेतहाशा भटक रही है, आज इस देश के शेयर बाजार में, कल किसी और देश में। हाँ, इसे किसी देश की बुनियाद से कोई लगाव नहीं, बस रातों रात सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए। और दूसरी तरफ है सतत विकास, ऐसा विकास जो आज की जरूरतें तो पूरी करें लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को दांव पर न लगाए। बिल्कुल, ऐसे विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा या बुनियादी ढांचे जैसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। इन प्रोजेक्ट्स में आज पैसा लगाया जाए तो उसका रिटर्न शायद 20 या 30 साल बाद मिलता है। हिस्सा सिर्फ त्वरित लाभ यानी हॉट मनी बनकर घूम रहा है, वहां अर्थव्यवस्थाएं उन प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश कैसे जुटा सकती हैं? ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। क्या रातों रात मुनाफा कमाने की चाहत और मानव जाति के लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत के बीच ये हमारी सदी का सबसे बड़ा आर्थिक टकराव नहीं है? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने शुरुआत में कहा था कि अर्थशास्त्र एक नई भाषा की तरह है। आज हमने उस भाषा के व्याकरण को, उसके पीछे की मशीनरी को समझा, और ये बहुत जरूरी भी था। उम्मीद है अगली बार जब बाजार की हलचल और हेडलाइंस सामने आएंगी तो वो शोर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की एक साफ धड़कन महसूस होगी। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।